नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सप्ताह के अंत में पूरे एक सप्ताह के अंतर्गत जो चर्चा में रहा मुद्दा है पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर के उस पर बात करते हैं। आज 5 टॉपिक फिर से है। एक देश एक चुनाव, जिसको लेकर के हाल ही में जानते हैं कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। आतिशी बनी दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति स्वीकार आज ही कर चुके हैं और आतिशी जो है आज ही शपथ ग्रहण भी करने वाली हैं और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी। भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि जो है, शेख हसीना जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, भारत में अभी बैठी हुई है, उनको वापस भेजने की प्लानिंग पर बात चल रहा है। ऑपरेशन सद्भाव क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा तापी पाइपलाइन परियोजना जो है, इस पर यह देखेंगे कि क्या यह परियोजना आगे कितना बढ़ पा रही है, इसके लिए बाधा क्या आ रहा है, कौन से देश इसमें शामिल हैं, आगे इसका भविष्य क्या है। ये 5 विषय हमारे समक्ष होने वाले हैं। पहली चर्चा एक देश एक चुनाव को लेकर के करने वाले हैं। चर्चा में क्यों, वही बातें हमने पहले ही कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनाई गई जो उच्च स्तरीय कमेटी रही, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में किया गया था, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था, जो सुझाव दिया था, उसको मंजूर कर दिया है। ठीक है, अब इसके तहत मामला क्या है। एक देश एक चुनाव का मतलब क्या होता है? वन नेशन वन इलेक्शन। कहने का तात्पर्य हो गया कि देश एक है तो एक ही बार में भैया सारा चुनाव करवा दो आप, है ना। पूरे साल भर देखेंगे कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में होने वाला है, फिर हरियाणा में होगा, फिर महाराष्ट्र में होगा, फिर झारखंड में होगा, फिर बिहार में होगा, फिर उत्तर प्रदेश में होगा, दिल्ली में होगा, असम में होगा। तो आप देखेंगे चुनाव हो ही रहा है और अभी अभी जो है हम लोग लोकसभा चुनाव से बाहर निकले हैं। तो कुल मिलाकर के अगर पूरा प्रशासन, पूरी क्षमता जो है सरकार की वह चुनाव में झोंक दी जाएगी तो फिर जन कल्याण का कार्य कब होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि एक देश एक चुनाव कराया जाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, 1952 से लेकर के, यानी कि पहली लोकसभा 1952 में हुआ और उसके बाद 1967 तक, यानी कि 5वीं लोकसभा जब था तब तक ये मामला जो है वन नेशन वन इलेक्शन का चलता रहा। इसमें क्या है कि जितने भी चुनाव हैं, यानी कि लोकसभा के चुनाव हैं, इसके अलावा विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद जो है नगर निकाय के चुनाव हैं, इन सभी को आप एक साथ करा दीजिए। यही बातें इसमें कहा गया है ताकि संसाधन, समय, ऊर्जा, प्रशासन सबकी क्षमताओं का सही से उपयोग हो सके। ठीक है, अब यहां पर कुछ बातें देखिए। 5 साल के अंतराल में सभी राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। मतदाता जो है एक ही दिन जाकर के लोकसभा और विधानसभा और अगर उनके यहाँ नगर निकाय वगैरह जहां पर हैं, सभी जो है एक ही दिन अपने हिसाब से वोटिंग वो कर सकेंगे। अब रामनाथ कोविंद समिति को लेकर के बात करते हैं। देखिए, इस समिति का गठन जो है सितंबर 2023 में किया गया था। उद्देश्य वही कि लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, नगर पालिकाओं और पंचायत में एक साथ चुनाव करने हैं। तो उसके लिए क्या चुनौती आ सकता है, क्या जरूरत हो सकता है, उसकी सिफारिश देना, इन सब चीजों को लेकर के किया गया था। समिति के 8 सदस्य इसमें रखे गए। जरा इसका डायवर्सिटी देखिए। इसमें एक पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद साहब जो अध्यक्ष, एक जो है वरिष्ठ वकील इसमें रहे हैं। इसके अलावा 3 पूर्व ऑफिसर देखेंगे, जो कि एक एनके सिंह है। एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप को आप जानते हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। और संजय कोठारी जो है पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रह चुके हैं। इसके बाद देखेंगे, यानी कि प्रशासक और वकील जो विधि के विशेषज्ञ हैं, पूर्व राष्ट्रपति रखने के बावजूद 3 नेता भी इसमें रखे गए। उस वक्त जो है नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी हुआ करते थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। तो ये थे अमित शाह, जो कि देश के गृह और सहकारिता मंत्री हैं। गुलाम नबी आजाद जो है राज्यसभा में रहे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, अब अपनी पार्टी डीपीए पार्टी बनाई है, कश्मीर के लिए ये काम करना पसंद कर रहे हैं। ये सभी इसमें रखे गए ताकि विस्तार से इन चीजों पर बातें हो सके। फिर इस समिति ने एक सिफारिश दिया। इस समिति ने जो सिफारिश दिया उसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि इसमें कहा गया कि 2 चरण में आप चुनाव कराइए, यानी कि एक साथ जो आप चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, वो ठीक है, लेकिन इसका फेज 2-2 कर दीजिए। अब कैसे? तो पहले फेज में क्या करना है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है एक साथ करा लीजिए। दूसरे फेज में एक टाइमलाइन भी दिया गया कि 100 दिनों के भीतर जो है स्थानीय निकाय के चुनाव जो है वह आप करा सकते हैं। ठीक है, पहली बार एक साथ चुनाव के लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव की अवधि तक के लिए एक करना होगा। लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव के लिए एक जैसी मतदाता सूची और पहचान पत्र की व्यवस्था करनी होगी। अभी जिस राज्य में भी चुनाव होता है, 3 महीना पहले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मतदाता सूची बनाने में लग जाती है, तो इसलिए बहुत परेशानी होता है। तो पूरे देश का एक ही बार में तय कीजिए मतदाता सूची और पहचान पत्र, उसके आधार पर ही इलेक्शन हुआ करे। ठीक है, अब देखिए यहां पर
देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बातें तो कही जा रही है, सिफारिश भी दिया गया है, लेकिन समिति ने यह भी सिफारिश दिया है कि इसमें कुछ आपको संविधान के कुछ अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा और ऐसे अनुच्छेद 5 रखे गए हैं। जो अनुच्छेद 83 है उसमें कहा गया है कि संसद के सदनों की अवधि में आपको संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर देखेंगे अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन करने के जो अधिकार हैं उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो देखेंगे यहां पर कहा गया है कि ये संसद के लिए, ये राष्ट्रपति वाले मामले में, ये दोनों एक सीट समझिए। यहां पर अनुच्छेद 172 जो है वह राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है, वहीं 174 जो है राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है। जैसा कि ये दोनों एक सेट था तो ये दोनों एक सेट है, ऐसे ध्यान रखना है। अनुच्छेद 356 ध्यान रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कहा गया कि इस अनुच्छेद का दुरुपयोग करके, और 1967 के बाद कहा गया कि इसका यह दुरुपयोग होता रहा, जिस वजह से एक देश एक चुनाव का जो संकल्प था वो कहीं न कहीं धूमिल हो गया। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के बाद जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जाती है वह अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। तो इसमें भी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगा कि बीच में ही कहीं की सरकार गिर गई तो फिर कैसे कामकाज हो सकता है, कैसे आगे की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इतना मामला समझ में आ गया। अब दूसरे टॉपिक पर चले। आतिशी को लेकर के कहा गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जो है न्यू लिकर पॉलिसी में उन्हें जो है जेल में रखा गया था, उन पर आरोप है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दिया। उन्होंने बाहर आकर के कहा कि हम अब जनता के दरबार में जाएंगे और जनता हमें जब तक ईमानदार नहीं कहेगी हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही और कहा कि उनके जो साथी हैं आतिशी वो अब सत्ता संभालेंगे। ठीक है, तो ये बात जो है राज्यपाल से मिलकर के कह दिया गया। राष्ट्रपति, आप जानते हैं दिल्ली जो है यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहां पर जो है राष्ट्रपति के पास ये मामला पहुंचा। प्रेसिडेंट जो है वह इस्तीफा ले चुके हैं और आतिशी को फिर अब यहां पर यह कह दिया गया है कि वह मुख्यमंत्री बनेगी। आज जब हम बात कर रहे हैं यह जो है मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो है घोषित किया गया। यह दिल्ली के कालकाजी इलाके से विधायक भी हैं। वर्ष 2023 में यह पहली बार केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री बनी। यह मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली सुषमा स्वराज हुआ करती थी, उसके बाद दूसरी शीला दीक्षित हुआ करती थी, उसके बाद तीसरी जो है आतिशी होंगी। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होंगी। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सरकार का शासन की स्थिति अगर देखेंगे तो दिल्ली में यूटी तो है, लेकिन ये यूटी जो है इसमें असेंबली है। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप चंडीगढ़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़ भी यूटी है लेकिन वहां असेंबली नहीं है। लद्दाख भी यूटी है लेकिन वहां असेंबली नहीं है। लेकिन दिल्ली की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की बात करें, पुडुचेरी की बात करें तो यह यहाँ पर यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश ही है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव होती है। यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र के प्रतिनिधित्व के तौर पर यहाँ गवर्नर नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एलजी होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति इन्हीं प्रशासक या उपराज्यपाल के जरिए चलाते हैं, यानी कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर काम करते हैं। देखिए, संसद जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियों के विषय पर विधि बना सकती है, ये बात कहा गया है। जैसे 3 सूची होता है ना, संघ की सूची, राज्य की सूची, संघवर्ती सूची। केंद्र शासित प्रदेशों में मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की अपनी विधायिकाएं होंगी। दिल्ली की विधायिका क्या करेगी तो भूमि पर, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर सभी विषयों पर कानून बना सकती है। इसी को लेकर के विवाद होता रहता है, खास करके दिल्ली पुलिस को लेकर कि दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन कि ऐसा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए मैंने कहा कि आतिशी जो है राष्ट्रपति के द्वारा अब नियुक्त की जाएंगी। ठीक है, भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि, ये मामला क्यों अभी चर्चा में है? क्योंकि आप जानते हैं बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर के स्थिति बहुत खराब होता गया। उसके बाद वहां पर ढाका विश्वविद्यालय के 3 छात्रों ने काफी जो है आंदोलन को चलाया। उसके बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि सेना ने शेख हसीना जी से कहा कि प्रधानमंत्री पद की इस्तीफा दे करके अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लीजिए। अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढने के लिए ये भारत चली आई। भारत जब आई तो ये कहा गया कि कुछ दिन भारत में रुकेंगी, उसके बाद जैसे ही असाइलम इन्हें किसी और कंट्री में, यूरोपीय कंट्री की बात की गई कि वहां मिल जाएगा तो ये चली जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। अभी तक किसी भी देश ने इन्हें अपना शरणार्थी नहीं बनाया है, ये भारत में ही है। अब बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उनके द्वारा कहना है कि भैया इन्हें हमें हमारे देश भेज दीजिए, हम इन पर आरोप लगाएंगे, केस इन पर कई एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके हिसाब से इन पर मुकदमा चलेगा। तो बांग्लादेश भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की योजना लगातार बना रहा है। प्रमुख बिंदु इसमें क्या है? देखिए, बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर जो विद्रोह हुआ था उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में
अनुसरण बना करके रह रही है। राजनयिक पासपोर्ट भी उनका रद्द कर दिया गया है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा, अभी जो अंतरिम सरकार है उसके द्वारा। और देखिए यहाँ पर भारत एवं बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि है, तो यही वाला अब मामला है। इसके तहत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश जाना पड़ सकता है यदि वो भारत छोड़ करके नहीं जाती हैं तो, यानी कि सेफ साइट इनके लिए ढूंढना है तो इनको किसी ऐसे कंट्री में जाना पड़ेगा जिसके साथ बांग्लादेश का प्रत्यर्पण संधि ना हो। वर्ष 2013 में भारत एवं बांग्लादेश ने अपनी साझा सीमाओं पर उग्रवाद व आतंकवाद से निपटने के लिए एक रणनीति उपाय के रूप में प्रत्यर्पण संधि को लागू किया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि जिसने लागू किया 2013 में उन्हीं पर यह लागू हो जाएगा, शेख हसीना जी पर। वर्ष 2016 में दोनों देशों द्वारा वांछित भगोड़ों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसमें संशोधन भी किया गया। इस संधि में ऐसे व्यक्तियों के प्रत्यर्पण का प्रावधान है जिन पर ऐसे अपराधों के आरोप हैं या जो ऐसे अपराधों के लिए दोषी हैं जिनके लिए कम से कम 1 वर्ष की सजा हो सके। तो शेख हसीना जी पर कई जो है एफआईआर दर्ज किए गए हैं, ये बात ध्यान रखना है। प्रत्यर्पण के लिए एक प्रमुख आवश्यकता दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि अपराध दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए किसी के मर्डर में कोई अपराधी जो है बांग्लादेश में शामिल है तो बांग्लादेश में मर्डर के लिए सजा होती है, निश्चित तौर पर होगा। मर्डर के लिए क्या भारत में सजा होगा? निश्चित तौर पर होगा। अगर वो अपराधी इस तरह का काम किया है तो दोनों देशों में सजा का प्रावधान है, दोनों देशों में कानून जो है वह कहता है कि मर्डर करने पर कुछ ना कुछ सजा तो मिलेगा। तो फिर भाई प्रत्यर्पण की चीजें आगे बढ़नी चाहिए, यही बातें कही जा रही है। ऑपरेशन सद्भाव को लेकर के चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सद्भाव चर्चा में क्यों आया है? भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार हो, चाहे लाओस हो या वियतनाम हो, इसकी मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव जो है पिछले दिन लॉन्च किया। अब इसके देखिए यहां पर जो है आईआर पढ़ते हुए इन सब चीजों को आप सॉफ्ट पावर के रूप में देखते हैं, ठीक है। जैसे आजकल आईआर में कहते हैं स्मार्ट पावर है, जिसमें हार्ड पावर सॉफ्ट पावर दोनों मिला हुआ है। तो एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर, एक स्मार्ट पावर, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पावर है भारत का ऑपरेशन सद्भाव। इसके तहत दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों को टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने के लिए भारत ने मानवीय सहायता प्रदान करने की बातें की है, भेजा भी है। भारत ने सूखा राशन भेजा है, कपड़े और दवाओं सहित 10 टन सहायता नौसैनिक जहाज जो है आईएनएस सतपुरा जो है वह म्यांमार में भेजा है। भारतीय वायुसेना ने C-17 सैन्य परिवहन विमान ने लाओस तक 10 टन राहत सामग्री पहुंचाई, जबकि वियतनाम को 35 टन सहायता भेजी जा रही है। ऑपरेशन सद्भाव भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है। पहले भारत क्या करता था, जो लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाता था, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए इन्होंने कहा कि नहीं, अब सिर्फ लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं अपनाएंगे बल्कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाएंगे। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि हम जो वो देश हैं जो कि पूरब में बसे हुए हैं, है ना, इनके साथ दोस्ती अपनाएंगे, एक्टिव होकर के प्रो फॉरेन पॉलिसी हमारा इनके साथ होना चाहिए। तो इस काम पर भारत लगातार काम कर रहा है। टाइफून यागी के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। यह जो है दक्षिण चीन सागर में विकसित हुआ। इसे इस वर्ष बेरिल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जा रहा है। इसकी जो उत्पत्ति है पलाव से एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र में हुई है। देखिए इसे जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी कि JMA द्वारा यागी नाम दिया गया है। इसके कारण वियतनाम में 143 लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग यहां पर देखेंगे तो 2,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें भी इससे बर्बाद हुआ है। तो काफी भीषण आपदा लेकर के ये आया। अब तापी गैस पाइपलाइन परियोजना भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना इसे कहा जाता है, क्योंकि यह जो है अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के मार्फत से हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है। अफगानिस्तान में आप जानते हैं लोकतांत्रिक सरकार अभी नहीं है, तालिबान की सरकार है। तो तालिबान सरकार ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी है। और यह अच्छी बात है, चूंकि बहुत समय से यह काम रुक गया था। तो अगर तालिबान सरकार इसको लेकर के आगे बढ़ती है तो भारत के नजरिए से अपने आप में बेहतर चीजें होने वाला है। अब देखिए यह परियोजना एक प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन परियोजना है। इसके माध्यम से तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में सालाना 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस स्थानांतरित की जाएगी। तापी नाम जो है वह देशों के आधार पर ही रखा गया। देखिए टी, ध्यान दीजिए यहां पर T फॉर तुर्कमेनिस्तान, फिर A आया, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, इसीलिए इसे तापी कहा गया। ये 4 देश का संक्षिप्त नाम है। यही 4 देश मिलकर के इस प्रोजेक्ट को करते हुए नजर आ रहे हैं। इस परियोजना का शिलान्यास जो है 13 दिसंबर 2015 को तुर्कमेनिस्तान में हुआ था, जिसे वर्ष 2019 में पूरा किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस प्रोजेक्ट के तहत तुर्कमेनिस्तान से एक जो है गैस पाइपलाइन बिछाना था, जो अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत आएगा, ठीक है। इस पाइपलाइन का निर्माण पश्चिमी अफगानिस्तान में कंधार हेरात राजमार्ग के
साथ और फिर पाकिस्तान में क्वेटा एवं मुल्तान के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये बातें आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। भारत की अगर स्थिति देखेंगे तो भारत में पंजाब का जो फाजिल्का शहर है इस पाइपलाइन का अंतिम स्थान होने वाला है। परियोजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान जो है प्राकृतिक गैस का तकरीबन देखेंगे तो 42% हिस्सा लेगा और अफगानिस्तान ने कहा है कि भाई हमें जो है 16% गैस खरीदने दीजिए। यह इस क्षेत्र में सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो 1814 किलोमीटर है। इसे ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के रूप से भी जाना जाता है। इसे एशियाई विकास बैंक की भागीदारी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एशियाई विकास बैंक की भागीदारी के साथ गैल्कनिश TAPI पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के इस सप्ताह में अगर देखेंगे तो पॉलिटी और IR से संबंधित ये 5 टॉपिक जो है सबसे महत्वपूर्ण रहा है, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, चाहे वो आप प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं यूपीएससी का या फिर PCS का भी, सिविल सर्विसेज का या फिर मेंस एग्जामिनेशन देते हैं, यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। संस्कृति IAS प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।